नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड पार्ट सेकंड ऑन द टॉपिक ऑफ द न्यू जुडिशियल ट्रेंड्स इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ पार्ट थर्ड। इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, फोर्थ पार्ट एक्सपेंडिंग रोल ऑफ हैबियस कॉर्पस और फिफ्थ पार्ट है ह्यूमन राइट्स जूरिस्प्रूडेंस, इनको समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से और बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की गई है आपको। प्लीज एंड तक देखिएगा इस वीडियो को। So now let's start the lecture. Let's start the class. Expanding role of the writ of habeas corpus. What? Expanding role of writ of habeas corpus. So basically ये जो writ of habeas corpus है, so basically ये जो writ है, writ of habeas corpus है, traditionally what is the use of the writ of habeas corpus? That is, इसका word meaning होता है to have the body, to produce the body. That is, this writ of habeas corpus is mainly used for releasing a person from illegal detention. कि अगर किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति इलीगल डिटेंशन में है, उसको रिलीज करवाना है, then you approach to the high court or to the supreme court for getting him released from such illegal detention. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस रिट को कुछ और पर्पज के लिए भी यूज किया है। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज द क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स। और ये आपको समझना है, बस ये छोटी सी बात समझनी है। मेंस में हार्डली आपसे पूछेंगे, लेकिन यहां से इसकी अंडरस्टैंडिंग से आपको प्रीलिम्स से क्वेश्चन बनते हैं। छोटी सी बात समझ के हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें बस। सो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है इसमें, सुनील बत्रा केस का नाम लिख लीजिए, सुनील बत्रा केस। क्या कहा है इन्होंने कि वेयर एवर द राइट्स ऑफ द प्रिजनर, wherever the rights of a prisoner are violated. कौन से rights? Either under the constitution or under any other law. Writ power of the court can and should run to rescue. This is the new jurisprudence. This is the new trend. सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि wherever the rights of the prisoners are violated. जहां कहीं पर भी जो बंदी हैं, जो लोग प्रिजन्स में हैं, अगर किसी व्यक्ति के जो बंदी है उसके किसी भी प्रकार के अधिकार का अगर उल्लंघन होता है, राइट्स ऑफ द प्रिजनर्स आर वॉयलेटेड। एंड प्लीज सी द वर्ड्स, इट इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू द फंडामेंटल राइट्स। दोज राइट्स में बी एनी राइट्स, दोज में बी योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, दोज में बी द राइट्स अंडर एनी अदर लॉ. If the rights are violated, then the writ power of this court should run to rescue, can run to rescue and should run to rescue. देखो वर्ड क्या यूज किया उन्होंने, मीन्स कैन रन टू रेस्क्यू का मतलब क्या हुआ कि कोर्ट हैज पावर टू इश्यू रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स ऑफ द प्रिजनर्स। बंदियों के अधिकारों को पालन करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट पावर यानी कि रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस का यूज कर सकती है। ये तो कैन, द वर्ड कैन शोज दैट कोर्ट हैज पावर एंड द वर्ड इज व्हाट? शुड। दिस इज व्हाट? शुड। शुड रन, शुड रन का मतलब करना चाहिए। इट मीन्स इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट एज वेल दैट कोर्ट शुड यूज इट्स पावर ऑफ इश्यूइंग रिट फॉर द प्रिजन रिफॉर्म्स or for the enforcement of right of the prisoners. Did you get it or not? ये जो phrase है देखो, है तो बड़ा common सा, you can ignore it, but you should try to understand. Can, there are two words, can and should. Can shows the power of the court. This is the power of the court, and should shows that it is the duty of the court as well. Duty of the court. Writ power should be used for the enforcement of prisoners' right. Writ power can be used for the enforcement of rights of the prisoners. So please let me know आपको बात समझ में आई। So according to this Supreme Court now, writ of a habeas corpus can be used for releasing a person from illegal detention. This is the first purpose, ये traditional use था, and second, to provide necessary amenities to the prisoners. Number 2 and number 3, to protect them from inhuman and barbarous treatment. ये है third. तो this is the new trend of the judicial decisions
कि रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस को आप 3 पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर द रिलीजिंग द पर्सन फ्रॉम इलीगल डिटेंशन बट ऑल्सो फॉर द नेसेसरी एमिनिटीज, टू प्रोवाइड द नेसेसरी एमिनिटीज टू द प्रिजनर्स। जो बंदी हैं उनको आवश्यक सुविधाएं दिलवाने के लिए भी कर सकते हैं। तो इस केस में देखो, जो बंदी है, जो प्रिजनर है, वो कहीं ऐसा नहीं है कि वो इलीगल डिटेंशन में हो, ऐसा नहीं है कि उसका पता नहीं है, ही इज वेरी मच इन दी सेल, वो जेल में बंद है, सभी लोगों को पता है। तो जो ट्रेडिशनल यूज था हैबियस कॉर्पस का, उसको चेंज कर दिया गया, उसको मॉडिफाई कर दिया गया, यूज से एक्सपेंड कर दिया गया, उसको और विस्तृत कर दिया गया। तो उसमें एड ऑन कर दिया गया। ये ट्रेडिशनल यूज था कि रिलीज करवाना इलीगल डिटेंशन, उसमें एड ऑन क्या कर दिया उन्होंने कि जो अब जो प्रिजनर्स हैं, जो बंदी हैं, उनको आवश्यक सुविधाएं दी जाए, या उनको जो इनह्यूमन, अमानवीय, बारबरस ट्रीटमेंट जो उनके साथ हो रहा है, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, उससे उनको बचाया जाए। देखो ये सेकंड नंबर पर है, ये है एक पॉजिटिव थिंग, याद करने के लिए बोल रहा हूं, टू प्रोवाइड नेसेसरी एमिनिटीज, उनको कुछ सुविधाएं दिलवाना, ये हो गया पॉजिटिव। और ये है थर्ड है नेगेटिव, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम टॉर्चरस ट्रीटमेंट, उनको बचाना, उनको इनह्यूमन ट्रीटमेंट से बचाना, उनको बारबरस ट्रीटमेंट से बचाना। तो तीनों मतलब समझ में आए आपको, तीनों। तो यू शुड लर्न ऑल दीज 3 यूजेस ऑफ हैबियस कॉर्पस नाउ। एंड व्हाट कैन बी द क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स? प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन हो सकता है? द रिट ऑफ द हैबियस कॉर्पस, यू शुड राइट डाउन, लिख लीजिए, द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस कैन बी यूज्ड, ऑप्शन ए for release of the person from illegal detention, option B to provide necessary amenities to the prisoners, option C protect the prisoners from inhuman and barbarous treatment, and option D all of the above। तो इस तरीके से आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी बनता है। यहां से इसी रेफरेंस में एक केस है सुनील बत्रा, ये नंबर 2 केस है। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो प्रिजनर था, he sought the protection of the court from inhuman and barbarous treatment, ये बैकग्राउंड है। The prisoner sought the protection of the court from the inhuman and barbarous treatment, जो बंदी था उसने कोर्ट का प्रोटेक्शन मांगा कि साहब हमारे साथ जो गलत ट्रीटमेंट हो रहा है, जेल अथॉरिटीज जो हैं दे आर मेल ट्रीटिंग अस। एंड व्हाई, क्या बैकग्राउंड था कि ऑन रिफ्यूजल टू गिव मनी he was beaten and his anus was pierced with warder's baton। पैसे का मामला है, जेल अथॉरिटीज को पैसे नहीं दिए गए तो उसको बहुत ज्यादा मारा गया और उसके साथ 377 की एक्टिविटी की गई। और इसीलिए फिर जब ये कोर्ट के संज्ञान में मामला लाया गया, तब कोर्ट ने कहा, ये जो कहा कि कोर्ट नहीं, इट इज द ड्यूटी, कोर्ट हैज पावर to issue the writ of habeas corpus for such kind of protection from the inhuman treatment। तो यहीं से बात निकली है। तो सुनील बत्रा के केस को याद रखना, उसी में ये बात कही गई थी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर, एक पॉइंट यहां पर खत्म हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट सब पॉइंट पर, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। एंड प्लीज गो टू द केस लॉ एबीएस के संघ, एबीएस के संघ यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या आ गया, इवन एन अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन, प्लीज सी दिस, नोट डाउन द वर्ड्स, even an unregistered association can maintain a petition for relief under Article 32 of the Constitution if there is common grievance, if there is common grievance। बस ये क्वेश्चन आता है कई बार कि भाई कि whether an unregistered association can apply for the writ under Article 32 or not, क्योंकि वहां पर क्या यूज किया गया है, persons यूज किया गया है ना। The right to move Supreme Court through appropriate proceedings is guaranteed। तो basically that is related to the citizens or even natural persons के लिए कम से कम। तो यहां पर क्या बात आ गई, अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन है, एक ग्रुप ऑफ पर्संस है जो रजिस्टर्ड भी नहीं है अभी वो। तो वेदर एन अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन, दिस इज एन एसोसिएशन विच इज नॉट रजिस्टर्ड, गैर पंजीकृत एसोसिएशन की बात कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा हो, इफ देयर इज ए कॉमन ग्रीवेंस, उन सभी लोगों का जो एक एसोसिएशन के रूप में सामने आए हैं, अगर उनका ग्रीवेंस कॉमन है, उनको जो रिलीफ चाहिए, उनका जो दर्द है, अगर वो सभी का एक जैसा है, कॉमन है, इन दैट केस रिट इज मेंटेनेबल अंडर आर्टिकल 32। तो एक तो क्वेश्चन ये आएगा कि वेदर एन अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन कैन डू सो और नॉट, क्या एक गैर पंजीकृत एसोसिएशन ऐसा कर सकती है, नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन आएगा। और दूसरा क्वेश्चन आएगा ये बात कौन से केस में कही गई है, तो दूसरी आएगा ABS के संघ है मेरे ख्याल से, संघ रेलवे और यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। बस क्वेश्चन ऐसे ही आएगा किस केस में ये कहा गया, और दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि क्या अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन ऐसा कर सकती है या नहीं कर सकती है। बस इसी रेफरेंस में किस तरीके से अपनी बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको पढ़ लीजिए एक बार। आर्टिकल 32 इज नॉट कन्फाइंड टू प्रोटेक्ट ओनली इंडिविजुअल्स फंडामेंटल राइट, एक बात, बट कैपेबल ऑफ डूइंग जस्टिस वेयर एवर इट इज फाउंड एंड द सोसाइटी हैज एन इंटरेस्ट इन इट। क्या लॉजिक है सुप्रीम कोर्ट का इसमें, ये समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 32 है, दिस इज नॉट कन्फाइंड टू प्रोटेक्ट ओनली इंडिविजुअल्स फंडामेंटल राइट। जो आर्टिकल 32 है, इसका स्कोप बहुत सीमित नहीं है कि ये केवल एक व्यक्ति के मूल अधिकारों को प्रोटेक्ट करेगा। इसका स्कोप आर्टिकल 32 का इतना सीमित नहीं है कि साहब ये किसी एक व्यक्ति के लिए, कि निशा आ जाए, निक्की आ जाए, ओगम आ जाए हमारे सामने, ओनली हम उन्हीं के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। बट हम ये देखेंगे कि क्या सोसाइटी का वहां पर हित है या नहीं है, समाज के हित में है या नहीं है। ऐसा अगर कोई रिलीफ देना समाज के हित में है तो वी विल डू दिस। आर्टिकल 32 इज कैपेबल ऑफ डूइंग जस्टिस। थ्रू आर्टिकल 32 न्याय किया जा सकता है, सिर्फ जरूरत यह है कि वी विल सी व्हाट इज द डिमांड ऑफ जस्टिस, न्याय की आवश्यकता क्या है इसमें। तो आप देखेंगे पूरे के पूरे जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं, वहां पर एक चीज कॉमन है, वहां पर उन्होंने कोई भी टेक्निकलिटीज को वैल्यू नहीं दी है कि हमारे पास किस जो एज ए पेटिशनर कौन आ रहा है, ये हम नहीं देखेंगे। व्हाट इज बीइंग सीन हेयर दैट व्हाट इज द डिमांड ऑफ द जस्टिस, न्याय कहां पर होगा जाकर के, ये रिक्वायरमेंट है। तो ये जो वर्ड्स मैं लाइनें पढ़वाता हूं आपको, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी है, और कोशिश करना इन लाइनों को 3-4 बार अपने दिमाग में डालने की कोशिश करना अच्छी तरीके से इसको। कैपेबल ऑफ डूइंग जस्टिस, आर्टिकल 32 इज कैपेबल ऑफ डूइंग जस्टिस वेयर एवर इट इज फाउंड दैट सोसाइटी हैज एन इंटरेस्ट इन इट। जहां कहीं भी ऐसा पाया जाएगा कि समाज के हितों में ऐसा सही है, न्याय के हित में ऐसा जरूरी है, तो आर्टिकल 32 की पावर्स को यूज किया जा सकता है, ये कहा गया इस केस में। तो हम ये नहीं देखेंगे हु इज बिफोर अस एज ए पेटिशनर, वेदर एन इंडिविजुअल इज बिफोर अस और इट इज एन एसोसिएशन, वेदर इट इज रजिस्टर्ड और नॉट। वी विल नॉट गो इनटू दोज technicalities, we will see what is required in the interest of justice in favor of the society. This was the ratio in this case. And इसी उसमें कृष्ण अय्यर साहब हैं, कृष्ण अय्यर साहब का एक स्टेटमेंट है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम की हु सेड दिस, ये स्टेटमेंट किसने कहा है। कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, दे विल गिव यू द स्टेटमेंट एंड दे विल गिव यू द नेम ऑफ द जजेस, कि फाइंड आउट द जुरिस्ट, फाइंड आउट द जज हु सेड दिस लाइन। तो इनकी लाइन पढ़ लीजिए क्या है और याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। कृष्ण अय्यर जज साहब हैं, एक्सेस टू जस्टिस, एक्सेस टू जस्टिस थ्रू क्लास एक्शन, इन वर्ड्स को ढंग से पढ़ लेना। नंबर 1 थ्रू क्लास एक्शन, थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नंबर 2, नंबर 3 रिप्रेजेंटेटिव प्रोसीडिंग्स। थर्ड, access to justice through number 1, through number 2 and through number 3 is the modern jurisprudence, आधुनिक विधि शास्त्र है। access to justice पढ़ लिया आप लोगों ने, अब समझ लीजिए क्या है। देखिए क्या कहा उन्होंने, access to justice through these 3 ways, है ना, न्याय प्राप्त करने की कोशिश कैसे, क्लास एक्शन,
यानी कि समूह के रूप में एक वर्ग अप्रोच करता है, तब एक ही बात है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू या रिप्रेजेंटेटिव प्रोसीडिंग्स के थ्रू। तो जो आधुनिक विधि शास्त्र है, मॉडर्न जुरिस्प्रूडेंस है, आज वो यही है। यानी कि जो मॉडर्न एरा में एक्सेस टू जस्टिस इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू द इंडिविजुअल पेटिशंस। ये आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति विशेष ही कोई पेटिशन लेकर के आएगा। देयर कैन बी ए क्लास एक्शन, देयर कैन बी रिप्रेजेंटेटिव प्रोसीडिंग्स एंड देयर कैन बी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस एज वेल। तो ये स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट डाउन बिफोर प्रीलिम्स कि हु सेड दिस, एक्सेस टू जस्टिस थ्रू दीज थ्री वेज इज द करंट मॉडर्न जुरिस्प्रूडेंस। कर लेंगे आप लोग, आया ना। एंड एक केस है जजेस ट्रांसफर केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस। राइट डाउन बिफोर प्रीलिम्स, जजेस ट्रांसफर केस को, किस केस को हम बोलते हैं? एसपी गुप्ता एंड अदर्स वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अदर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स में यही आएगा। विच केस इज नोन एज द जजेस ट्रांसफर केस? कौन सा केस जजेस ट्रांसफर केस के रूप में जाना जाता है? सेकंड क्वेश्चन प्रीलिम्स में यह आएगा कि इट 7 जजेस बेंच थी ये। अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। This was the 7-judge constitution bench. This case was decided by 7-judge constitution bench and it is important for you. Which case is known as judges transfer case? This is SP Gupta case. इतना भी याद कर लेंगे, बहुत जरूरी है। उसमें क्या कहा गया ये भी पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। There was a controversy at that time whether a person not directly involved can move the Supreme Court for the redressal of grievances of persons who cannot approach the court because of the poverty or any other reasons. This was the controversy. कैसे समझिए? सपोज कीजिए where निशा resides, निशा जहां पर रहती हैं वहां पर she sees that lot of people are subjected to forced labor. ये देखती हैं आसपास, उस कॉलोनी के आसपास में कुछ लोगों के साथ, उनके साथ बेगार ली जाती है, उनको बंधुआ मजदूर के रूप में उनका शोषण हो रहा है। तो those are the persons who cannot approach because of the poverty. वो ऐसे लोग हैं जो गरीबी के कारण सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते, उनकी पहुंच वहां तक नहीं है। तो ऐसे केसेस में क्या ये पॉसिबल है कि एक ऐसा व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। पर्सन नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, ऐसा व्यक्ति जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। किन व्यक्तियों के लिए? पर्सन्स हु कैन नॉट अप्रोच द कोर्ट बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी और एनी अदर रीजंस। दो कैटेगरी हो गई। एक वो व्यक्ति है जो खामोखा है, जिसका इस केस से कुछ लेना देना नहीं है, एक तो वो व्यक्ति हो गया, ठीक है। और दूसरा ग्रुप कौन सा हो गया? ऐसे गरीब गुरबा लोग हो गए जो अपनी गरीबी या किसी अन्य कारण से वो कोर्ट में नहीं पहुंच सकते। तो क्या ये व्यक्ति जिसका कोई अपना हित नहीं है, क्या उनके लिए, क्या एक दूसरे ग्रुप के लिए कोर्ट को अप्रोच कर सकता है या नहीं कर सकता? उनको न्याय दिलाने के लिए जा सकता है या नहीं जा सकता? इसे कहते हैं लोकस स्टैंडाई। Whether such person has any locus standi to approach the court for the grievance for the poor persons or not. So this was the controversy, and finally this controversy was set at rest in the case of judges transfer case, and it was held that this is what, and the words are very important, ध्यान कर लेना, नोट रट लेना वर्ड्स को। Any member of the public, समाज का कोई भी व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? हैविंग सफिशिएंट इंटरेस्ट, दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हैविंग सफिशिएंट इंटरेस्ट कैन अप्रोच द कोर्ट। ठीक, देखिए, तो समाज का कोई भी व्यक्ति, एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक हैविंग सफिशिएंट इंटरेस्ट, ये जो सफिशिएंट इंटरेस्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसका हित सफिशिएंट होना चाहिए। समझ रहे हो? मतलब अगर आप एज ए
पब्लिक कंसर्न पर्सन आप जा रहे हैं, जनता के हित में जा रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हाँ आपके भी हित कैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस समाज का ही हिस्सा है आप। अगर आप फॉर क्लीन एनवायरनमेंट अप्रोच कर रहे हैं तो क्लीन एनवायरनमेंट का फर्क आपको ही पड़ता है, पब्लिक एट लार्ज पड़ता है। सफिशिएंट इंटरेस्ट का मतलब यहां पर यह है कि यहां पर आपका कोई ऐसा हित नहीं होना चाहिए जो केवल पब्लिसिटी स्टंट हो, जो आपके और अदर बेनिफिट्स के लिए हो, जो आप फॉर द नेम सेक, फॉर जस्ट गेटिंग फेम आप अप्रोच कर रहे हो, वो सब नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव सफिशिएंट इंटरेस्ट इन दिस केस। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं और ऐसी स्थिति है, इवन दो यू आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मैटर, आप भले ही उस मैटर में ग्रीवेंस नहीं रखते हैं, आपका कोई डायरेक्टली वहां पर मतलब नहीं है, बट यू कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर एनफोर्सिंग व्हाट, फॉर एनफोर्सिंग कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स ऑफ सच पर्संस और ग्रुप ऑफ पर्संस इवन थ्रू ए लेटर पी फॉर प्लेम्स। कि आप केवल एक पत्र के माध्यम से भी अप्रोच कर सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको वेल ड्राफ्टेड रिट पिटीशन लगानी पड़ेगी। अगर आपको यह लगता है कि हाँ सच ए सच ग्रीवेंस एग्जिस्ट, एक ग्रुप है, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो कि अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकता, जो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकता अपनी गरीबी के कारण, इलिटरेसी के कारण, ड्यू टू हाई डिस्टेंस के कारण, कुछ भी कारण हो सकता है, दे कैन नॉट अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट। और आप कौन व्यक्ति हैं? यू हैव सफिशिएंट इंटरेस्ट, देन यू कैन अप्रोच द कोर्ट even through a letter. This was decided in which case? This is judges transfer case, SP Gupta case, decided by the 7 judges bench. Please let me know, is it clear to you or not? हाँ है ना, बताइए। तो this was the next topic within the bigger topic. ये था हमारा क्लास लेजिस्लेशन का पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन संबंधित 2 केस थे आपके, एबीएस के संग केस आया और ये आया जजेस ट्रांसफर केस आ गया। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? ह्यूमन राइट्स जूरिस्प्रूडेंस। व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द जुडिशियल डिसीजंस रिगार्डिंग द ह्यूमन राइट्स जूरिस्प्रूडेंस? दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड प्लीज गो टू दिस ऑल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से भी देर आर फ्यू स्टेटमेंट्स विच यू कैन सी इन योर एग्जाम एज अ प्रीलिम्स, और इसको समझने की जरूरत है। कुछ फैक्चुअल पोजीशन भी आएंगी जो आपको रटनी पड़ेंगी। इसमें क्या है देख लीजिए। इन 1979, ये बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जरा इसको देख लीजिए। इंडिया बिकेम पार्टी टू इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। प्लीज राइट डाउन पी फॉर प्लेम्स। व्हेन डिड इंडिया बिकेम पार्टी टू दिस covenant? International Covenant, ICC, Civil and Political Rights, ICC PR 1979 को इंडिया ने ज्वाइन किया। तो इंडिया ने कब ज्वाइन किया? 1979 में किया। यहां पर लिखा लीजिए पी फॉर प्लेम्स। दिस इज व्हाट? इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन व्हाट? सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स। व्हेन वी बिकेम द पार्टी टू दिस, वी बिकम बाउंड बाय द principles of this covenant. Next, article 10. Article 10 क्या कहता है इसका? All persons deprived of their liberty shall be treated with humility and with respect for inherent dignity of human persons. देखिए इसका जो ये जो covenant है, मैं समझाता हूं इसको भी। कौन सी कॉवेनेंट है मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसको रीड नहीं करता दोबारा मैं। ये जो ICCPR है 1979, इसका एक आर्टिकल 10 है। वो क्या कहता है आपको, किन के बारे में बात करते हैं? ऑल पर्संस। देखिए ऑल पर्संस, इनको आइडेंटिफाई कीजिए, कौन है ये? ऑल पर्संस डिप्राइव्ड ऑफ देयर लिबर्टी, यू कैन से दीज आर प्रिजनर्स। ऑल पर्सन्स डिप्राइव्ड ऑफ देयर लिबर्टी, ऐसे सभी लोग जो अपनी स्वतंत्रता से वंचित कर दिए गए हैं, यानी कि हु आर इन नो प्रिजन्स। ठीक है, उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए? शैल बी ट्रीटेड विद ह्यूमिलिटी एंड विद रिस्पेक्ट टू द इनहेरेंट डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन पर्सन्स। इसको जो ब्लू शेडेड है इसको देखिए, इनहेरेंट डिग्निटी ऑफ ह्यूमन पर्सन्स है ना।
जो मानव है, जो इंसान है, मनुष्य है, उसकी जो अंतर्निहित गरिमा है, एक इंसान की जो एक अपनी एक होता है कि हाँ एक बेसिकली ही जो ह्यूमन बीइंग और उसको थोड़ा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जस्ट बिकॉज ही ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन डिग्निटी जिसे हम कहते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हुए ट्रीटमेंट होना चाहिए, उनके साथ विनम्रता का व्यवहार होना चाहिए। शैल बी ट्रीटेड विद ऑल ह्यूमिलिटी, दे शुड बी रिस्पेक्टेड फॉर देयर इनहेरेंट डिग्निटी, they are no just because they are prisoners they are not deprived of their human dignity। तो वर्ड जो है डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनहेरेंट मतलब उनके अंतर्निहित, जस्ट बिकॉज वो इंसान है, इंसान के एक जो उसकी गरिमा होनी चाहिए, हर एक इंसान की एक अपनी मिनिमम डिग्री ऑफ जो रेस्पेक्ट है वो उसको इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, क्योंकि वो उस कैटेगरी में आ गया। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, मैं आपको समझाता हूं इसको इनहेरेंट का मतलब क्या है। मान लीजिए समर्थ घई साहब की शादी हो गई, समर्थ घई इज मैरिड, अब ये गए अपनी ससुराल में और इनके साथ में इनके घर वाले भी बहुत सारे लोग गए, छोटा भाई, बड़ा भाई और भाई का बेटा, भाई की बेटी, पूरे के पूरे 10-20 लोगों का ग्रुप जो कि अब समर्थ घई की फैमिली को बिलोंग करता है, लड़की वालों के घर धमक गए, सही है। अब वहां पर जाके क्या कहेंगे ये, मान लीजिए कोई हल्का फुल्का मिसबिहेव किसी के साथ हो गया, भाई ससुराल वाले हैं, लड़के वाले हैं, कुछ रिस्पेक्ट तो एडिशनल इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वो लड़के वालों के पक्ष की तरफ से हैं। ऐसा हमारी सोसाइटी में होता है, हाँ या ना बताइए, इस सब रिलेट कर पाएंगे। वाई दे शुड बी रिस्पेक्टेड, व्हाट इज देयर क्लेम, जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू द फैमिली ऑफ द ब्राइडग्रूम, दूल्हे के घर से हैं वो, हाँ या ना। तो ये जो रिस्पेक्ट का मैटर हुआ, व्हाई इट इज इनहेरेंट दैट बिकॉज दे बिलोंग टू द फैमिली ऑफ द ब्राइडग्रूम, हाँ या ना। तो इनहेरेंट का मतलब समझ में आया आपको, कि ऐसे ही एक और दूसरा उदाहरण दे देते हैं, चलिए आपको देखिए, मान लीजिए जो दीपक भाई साहब हैं, दीपक भाई साहब अपने कॉलेज में थोड़े दबंगई कर रहे हैं। अब इनको वहां के कुछ लड़कों ने बहुत पिटा, इतना मारा, बुरा हाल कर दिया, बुरी तरीके से, हर जगह से इसके यहां से खून रिसा है, पूरा शरीर नीला लाल कर दिया। अब आप आए देखने के लिए, जतिन आया देखने के लिए, सब लोग पहुंचे और आप क्या कह रहे हैं, भाई जानवरों की तरह मारा है इसको, कम से कम यही सोच लेते कि इंसान है, मींस इंसान होने के नाते कुछ तो दया करते, इतना भी बैड ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए था। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हाँ, इसलिए कह रहे हैं इस वर्ड को समझिए, क्या है ये वर्ड, इनहेरेंट डिग्निटी ऑफ ह्यूमन पर्संस, इनहेरेंट डिग्निटी ऑफ ह्यूमन पर्संस। तो ये जो वर्ड है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। आई बिलीव कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है यहां पर, प्लीज गो टू आर्टिकल 5 of the United Nations UN Declaration of Human Rights 1948. Which article? Article 5 United Nations Declaration of Human Rights 1948 ये कहती है, no one shall be subjected to torture, किसी भी व्यक्ति के साथ टॉर्चर नहीं होना चाहिए। No one shall be subjected to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment। यह है बात, देखिए, किसी भी व्यक्ति के साथ टॉर्चर नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के साथ क्रूअल या अत्याचारी, इनह्यूमन, अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए, अमानवीय पनिशमेंट नहीं दिए जाना चाहिए, उसको डिग्रेड करने वाला ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको हर्ट करने वाला व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये बात कहां लिखी है बताइए, वेयर इट इज सो, दिस इज आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 किसका, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वेयर इट इज सो रिटन, ये अगर लाइन दे दी, नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी ब्ला ब्ला ब्ला, वेयर इट इज सो रिटन,
आर्टिकल सो एंड सो ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स 1948, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स दिस 3-4 कोवेनेंट का नाम दे देंगे, आप कंफ्यूज रहेंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप ऐसा ना करें, इस लाइन को अच्छे तरीके से रट लीजिए। आर्टिकल 5 क्या कहता है वर्बेटम रट लेना। बढ़े आगे को। अब ये हो गया बैकग्राउंड, किसके सामने? सुप्रीम कोर्ट के सामने। 1948 की यूएन डिक्लेरेशन हो गई और 1979 की इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हो गई। अब इसके बैकग्राउंड में, इनको बैकग्राउंड में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो हमें देखना है। केस का नाम प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। कृष्णा अय्यर जज साहब क्या कहते हैं? इन इंटरप्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, इन इंटरप्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, द कोर्ट मस्ट नॉट फॉरगेट the core principles found in Article 5 of United Nations Declaration. कोर्ट आर्टिकल 5 में वर्णित जो मुख्य सिद्धांत है उसको नहीं भूलना चाहिए कोर्ट को। ये आई बात किसने कही? कौन साहब ने कही? ये बात कही कृष्णा अय्यर जज साहब ने। क्या कहा कि इन इंटरप्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, जब किसी संविधान के प्रावधान की व्याख्या करनी हो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यानी कि संविधान के प्रावधान, या फिर क्या स्टैट्यूटरी प्रोविजन यानी कि कोई दूसरे एक्ट, दूसरे विधि को व्याख्या करनी हो, तो जब हमें किसी कानून की व्याख्या करनी हो या फिर हमें संविधान की व्याख्या करनी हो, कोर्ट को भूलना नहीं चाहिए। कोर्ट मस्ट नॉट फॉरगेट क्या? core principles found in Article 5 of UN Declaration Human Right, कि ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डिक्लेरेशन है उसका जो अनुच्छेद 5 है उसमें जो कोर प्रिंसिपल है, ये लाइन देखो क्या लिखी है? कोर प्रिंसिपल, उसमें जो मुख्य सिद्धांत है किस में पाया जाता है? आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 5 किसका? यूएन डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स। इसको नहीं भूलना चाहिए। इट मींस जब भी हम किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को इंटरप्रेट करेंगे तो फिर उस समय हम इस आर्टिकल 5 को ध्यान में रखेंगे कि व्हाट इज द मैंडेट ऑफ आर्टिकल 5, दैट नो टॉर्चरस ट्रीटमेंट, नो बारबरस ट्रीटमेंट, नो डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट। समझ में आई बात? आपको नहीं आई है? और इसी के बेस पर ये हुआ। फिर ये इसी के आधार पर वी फाउंड एक्सटेंसिव रेफरेंस टू ह्यूमन राइट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड बेसिकली फॉर प्रोटेक्टिंग द प्रिजनर्स फ्रॉम वेरियस इनह्यूमन एंड बारबरस ट्रीटमेंट। सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस हैं उसमें बार बार आपको ये वर्ड मिलेगा कि ह्यूमन राइट्स एंड पर्टिकुलरली यू विल सी दीज थिंग्स व्हेन देयर इज द केस इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रिजनर्स राइट। जो बंदी लोग हैं उनके विभिन्न अधिकारों के लिए या इनह्यूमन ट्रीटमेंट से बचाने के लिए कोर्ट बार बार ह्यूमन राइट्स का हवाला देती है, फिर आर्टिकल 5 का हवाला देती है, आर्टिकल 10 का हवाला देती है इंटरनेशनल कोवेनेंट सीपी राइट्स का, तो वो इसी वजह से देती हैं। और इसीलिए बहुत फेमस स्टेटमेंट है जस्टिस अय्यर का, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, ध्यान रखना। एक स्टेटमेंट है, लिख लीजिए क्या है। कृष्ण अय्यर सर हैं, सुनील बत्रा केस नंबर 2 में क्या कहा? टुडे ह्यूमन राइट्स जूरिस्प्रूडेंस इन इंडिया, ह्यूमन राइट्स जूरिस्प्रूडेंस मानव अधिकारों से संबंधित विधि शास्त्र हैज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, उसका अब एक संवैधानिक दर्जा है। तो ह्यूमन राइट जूरिस्प्रूडेंस है द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इन इंडिया। भारत में मानव अधिकार जो विधि शास्त्र है उसका संवैधानिक दर्जा है, उसका कोई ऐसा नहीं कि कानूनी दर्जा हो। इट हैज नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, इट हैज नाउ द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जस्टिस अय्यर को कभी नहीं भूलना, जब भी ह्यूमन राइट से संबंधित कोई स्टेटमेंट आ जाए
और आपको लगे कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं और जस्टिस अय्यर का नाम किसी ऑप्शन में है, तो फिर बजरंगबली का नाम लेकर के कर दीजिएगा टिक, क्योंकि कृष्णा अय्यर साहब ने काफी कुछ कहा है ह्यूमन राइट्स पर। ये स्टेटमेंट इनका आएगा, टुडे ह्यूमन राइट्स जूरिस्प्रूडेंस हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इन इंडिया, यहां से क्वेश्चन आएगा। और एक ये क्वेश्चन आएगा कि इन इंटरप्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एंड प्रोविजनल स्टैट्यूटरी प्रोविजंस द कोर्ट मस्ट नॉट फॉरगेट द कोर प्रिंसिपल्स फाउंड इन आर्टिकल 5। यहां से ये दोनों स्टेटमेंट हैं कृष्णा अय्यर साहब के हैं। एक स्टेटमेंट है प्रेमशंकर केस में, एक स्टेटमेंट है सुनील बत्रा नंबर 2 में है। तो ये सारे प्रीलिम्स की इंफॉर्मेशन हैं और ये ऐसे छुपे हुए क्वेश्चन हैं जो आपकी मेरिट को काफी नीचे लाने का स्कोप रखती हैं, क्योंकि अक्सर हम डायरेक्ट वाला पोर्शन रट लेते हैं, बस इन क्वेश्चन को भूल जाते हैं या फिर स्टेटमेंट पे फोकस नहीं कर पाते। आप पढ़ भी लेंगे तो आपको आइडिया लगेगा नहीं कि कहां से पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो मैंने वो सारा काम आपके लिए कर दिया है, इसको मत भूलिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? डॉक्ट्राइन ऑफ पुलिस पावर ऑफ द स्टेट। डॉक्ट्राइन ऑफ पुलिस पावर ऑफ द स्टेट। अगेन ये सभी टॉपिक्स जो है सब टॉपिक्स हैं आपके फंडामेंटल राइट्स के, तो मैं काफी डिटेल में पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, सो दैट छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए और कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पुलिस पावर ऑफ द स्टेट है क्या, ये इसको समझ लीजिए एंड देन वी विल एग्जामिन whether this is applied, whether this is applicable in India or not. This is the doctrine of USA. This is the doctrine which is found applicable, which is being used in USA, and we will have to examine whether this is applicable in India or not, and if yes, to what extent. अगर है तो किस सीमा तक है। तो पुलिस पावर को समझते हैं पहले। प्लीज गो टू द बोर्ड। सी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। इन अमेरिका देयर इज बिल ऑफ राइट्स एंड दैट हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। मीन्स यू कैन से फंडामेंटल राइट्स आर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। दीज राइट्स वर डिक्लेयर्ड इन एब्सोल्यूट टर्म्स। ये समझना है आपको। It means the constitution contained no limitation on these rights. बस इसी बात को समझिए। पढ़ लिया आप लोगों ने? पढ़ समझा था। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि हम लोगों ने ये जो बोरो किया है यूएसए से, जो फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट है, विशेष करके संविधान का ही हिस्सा होना चाहिए, ये हमने कहां से बोरो किया? यूएसए से किया है। तो हमें थोड़ा यूएसए में जाना पड़ेगा। व्हाट इज द पोजीशन इन अमेरिका? अमेरिका में क्या है कि वहां जो राइट्स दिए गए हैं, जैसे हमें यहाँ पे दिया गया है राइट टू इक्वलिटी दिया गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है। देयर आर सो मेनी फ्रीडम्स इन आर्टिकल 19 दिए गए ना। राइट ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी दिया गया है 25 से 28 में। तो लेकिन हमारे में वहां पे काफी अंतर है। वहां पर भी ये राइट्स दिए गए हैं, अमेरिका में भी ये राइट्स दिए गए हैं, लेकिन कैसे दिए गए हैं? इन एब्सोल्यूट टर्म्स। एब्सोल्यूट टर्म्स में दिए गए हैं। एब्सोल्यूट टर्म्स में क्या मतलब? वहां पर यह नहीं बताया गया कि वेदर दीज राइट्स कैन बी रेस्ट्रिक्टेड और नॉट। क्या इन अधिकारों पर किसी भी पॉइंट पर प्रतिबंध या रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है या नहीं लगा सकती है? मतलब नो लिमिटेशन एट ऑल। कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड नो लिमिटेशन ऑन दीज राइट्स। इसी का मतलब है एब्सोल्यूट टर्म, कि कोई लिमिटेशन दी ही नहीं गई। जैसे हमारे यहाँ क्या क्या राइट, जैसे आर्टिकल 19(1)(a) है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दैट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, फ्रेंडली रिलेशंस विद द नेशंस, है ना। 9 ग्राउंड्स हैं। तो आर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स यू राइट। हमारा जो संविधान है वो आपको अधिकार भी देता है एंड ऑल्सो रेस्ट्रिक्शंस के ग्राउंड भी बताता है कि कौन कौन से आधारों पर आपके इस अधिकार को हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ये हमारा संविधान है। वहां के संविधान में क्या कहा? उन्होंने केवल अधिकार दिए। दैट कॉन्स्टिट्यूशन ओनली प्रोवाइडेड व्हाट? द राइट्स दैट टू इन एब्सोल्यूट टर्म्स, यानी कि विदाउट नो लिमिटेशन। एंड नाउ यहां से आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि अगर कोई अधिकार आपको विदाउट लिमिटेशन दिया जाएगा तो दैट इज नॉट वर्केबल, वो पॉसिबल ही नहीं है।
you will have to restrict somewhere, you will have to put limitations। तो ये कैसे हो, संविधान में तो दिया नहीं गया। तो वहां पर कोर्ट ने क्या किया, soon it was realized there that for maintenance of the public order or to prevent corruption in the public moral, some limitations must be imposed upon the liberty of the individuals। वहां पर ये रियलाइज किया गया कि भाई कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना है, अगर लोक शांति अगर बनाए रखनी है, अगर लोगों का जो मॉरल वैल्यूज हैं वो करप्ट नहीं हो, उसको बचाना है अगर, तो कुछ ना कुछ लिमिटेशन, सम लिमिटेशंस तो होनी ही चाहिए, मस्ट बी इम्पोज अपॉन द इंडिविजुअल्स। कुछ ना कुछ जो है लिमिटेशन, सीमाएं हमें बांधनी होंगी। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट हैड टू इन्वेंट द डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर ऑफ द स्टेट, पीफो प्लिम्स। किसने इन्वेंट किया, वहां की सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेंट किया। क्या इन्वेंट किया, पुलिस पावर ऑफ द स्टेट किया। क्या किया, क्या कहती है डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर, कि स्टेट हैज द इनहेरेंट पावर टू इम्पोज सच रेस्ट्रिक्शंस अपॉन फंडामेंटल राइट्स एज आर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द कॉमन गुड। ये किया उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट हैज व्हाट, द इनहेरेंट पावर, जो राज्य है उसके पास ये अधिकार हैं, उसके अंतर्निहित शक्तियां हैं ऐसी कि वो फंडामेंटल राइट्स पर रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकते हैं। कैसी रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकते हैं, एज आर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द कॉमन गुड। सामान्य भलाई के लिए अगर कोई रेस्ट्रिक्शन आवश्यक है तो ऐसी रेस्ट्रिक्शन को इंपोज करने का अंतर्निहित अधिकार राज्य के पास है। तो संविधान ने अधिकार नहीं दिया, यही समझना है आपको। संविधान में कहा कि आप साहब यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब मान लीजिए मिस्टर ओगम बोली इज द सिटीजन ऑफ द यूएसए। ऐसा मान लेते हैं कि ओगम बोली साहब वहां के नागरिक हैं। Now he reads constitution, oh I have the freedom of speech and expression, and he is a singer unfortunately. Now he starts singing at night in full volume. पूरी रात दहाड़ दहाड़ के इसने गाना गाया। Now people around came, what are you doing? And this is my freedom of speech and expression. Constitution has given no restrictions, Constitution ने कोई restriction impose नहीं की है। Now I have absolute freedom in this case. आप समझ रहे हैं, क्योंकि संविधान ने कोई लिमिटेशन नहीं दी है, मुझे ओगम का कहना यह है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो बचुआ, ठीक है संविधान ने, यूएसए के संविधान ने कोई लिमिटेशन का प्रावधान नहीं किया है, लेकिन राज्य के पास है यह अधिकार। राज्य के पास क्या है, पुलिस पावर है। राज्य को जैसा उचित लगेगा वैसी रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, यह शक्ति उसके अंदर अंतर्निहित है। संविधान में ऐसी व्याख्या होना जरूरी नहीं है। बात समझे, हाँ है ना, बताइए। अब इसी बात को दोबारा पढ़ लीजिए, क्या है ये। सुप्रीम कोर्ट हैड टू इन्वेंट, सुप्रीम कोर्ट को ये इन्वेंट करना पड़ा। क्या करनी पड़ी, डॉक्ट्राइन, सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर ऑफ द स्टेट, राज्य की पुलिस शक्ति। ये डॉक्ट्राइन इन्वेंट करनी पड़ी। क्या अर्थ था इसका, इसका अर्थ ये है कि स्टेट हैज इनहेरेंट पावर, राज्य के पास अंतर्निहित शक्ति है। क्या शक्ति है, टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस, ऐसी रेस्ट्रिक्शंस लगाने की, किस पर, फंडामेंटल राइट्स पर। कैसे रेस्ट्रिक्शंस, जैसे कि आवश्यक हो, एज आर नेसेसरी। किस लिए आवश्यक हो, टू प्रोटेक्ट द कॉमन गुड, सामान्य भलाई के लिए, की रक्षा के लिए जैसी आवश्यक हो वैसी रेस्ट्रिक्शंस लगाने की राज्य के पास शक्ति है। ये सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेंट की डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर। कब की, इन इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने की वहां पर ये। नाउ व्हाट इज द सिनेरियो इन इंडिया, भारत में क्या सिनेरियो है। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में ऐसा नहीं है।
Indian Constitution does not leave the question of limitation to be decided by the judiciary. Indian framers were very smart कि we will not leave to the judiciary on what grounds which right can be curtailed, which right can be restricted. We are clearly mentioning in the constitution itself. तो in India limitations are prescribed by the constitution itself. भारत में वो सीमाएं संविधान में ही वर्णित हैं, उसके लिए न्यायालय को कोई अलग से डॉक्ट्रिन प्रपोज करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ पर क्या है, एक राइट दिया गया, अधिकार दिया गया, उस पर कौन से किस आधार पर उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है वो भी दिया गया है। तो ये इस थ्योरी की हमारे यहाँ आवश्यकता ही नहीं पड़ी, समझे। इन दिस रिगार्ड सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ हैज हेल्ड दैट द प्रोविजंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी इंटरप्रेटेड बाय द प्लेन वर्ड्स। सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या है कि भारतीय संविधान के जो प्रोविजंस हैं उनकी व्याख्या कैसी होनी चाहिए? बाय द प्लेन वर्ड्स, जो वर्ड्स दिए गए हैं उनके अनुसार होनी चाहिए, एंड नॉट विद रेफरेंस टू द कोनोटेशन टू द पुलिस पावर इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। जो अमेरिकन, जो भारतीय जो प्रावधान है, संविधान है, उनकी अगर व्याख्या करनी है आपको, अगर you want to interpret the provisions of the Indian Constitution, then you need not to keep in mind the American constitutional provisions regarding the police power of the state. जो अमेरिका में पुलिस पावर की बात की गई है उसको ध्यान में रखने की आवश्यकता इंडिया में नहीं है। ये साफ साफ कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको उस डॉक्ट्रिन को इनकॉर्पोरेट करने की आवश्यकता नहीं है इंडिया में। आप इंडियन पर्सपेक्टिव में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड्स मेंशन किए हैं उनको उसी हिसाब से व्याख्या कीजिए, ना कि पुलिस पावर के संदर्भ में। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ नकार दिया। तो बेसिकली आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिकॉग्नाइज दिस डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर। यहीं से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है कि हमारा संविधान इसको रिकॉग्नाइज करता है या नहीं करता है। अगर इतनी बात पूछेंगे तो डज नॉट रिकॉग्नाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिकॉग्नाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ द पुलिस पावर। अब आप समझ गए होंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द पुलिस पावर। पुलिस पावर का मतलब क्या है, इसका जरूरत क्यों पड़ी, कहां पर पड़ी, अब आपको सब पता है। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, अब समझिए क्या है। देखिए, अगर आप थोड़ा सा भी संविधान आपने समझ रखा होगा तो इसको समझ जाएंगे। देखिए, इफ यू गो टू द आर्टिकल 19, विच आर्टिकल 19, in that case in clauses 2 to 6, clause 2, 3, 4, 5, 6 of article 19, in these articles, in these clauses restrictions are specified, ठीक, which might be imposed on the freedoms given by article 19 clause 1। 19 क्लॉज 1 में जो फ्रीडम्स दी गई हैं उन पर रेस्ट्रिक्शंस 19(2) से लेकर 6 के आधार पर लगाया जा सकता है। आप इसको ऐसे समझिए, आर्टिकल 19 क्लॉज 1, इसका ए पार्ट, बी, सी, ब्ला ब्ला, एफ, ये देते हैं आपको राइट्स। क्या राइट्स? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ फॉर्मिंग एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ब्ला ब्ला ब्ला। अब इन फ्रीडम्स पर जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, किन किन आधार पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं, वो दी गई हैं आर्टिकल 2 से लेके सब क्लॉज 2 से लेके 6 तक 19 की। तो यहां पर इनको ये समझना है आपको कि जो रेस्ट्रिक्शंस हैं इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्ट्रिक्शंस डेफिनेटली दे रखे हैं यहां पे, ताकि किन किन ग्राउंड्स पर रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं वो साफ साफ चल जाए पता। लेकिन वहां पर है एक वर्ड, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शंस मस्ट बी रीजनेबल। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड,
reasonable restrictions can be imposed on your freedom of speech and expression in the interest of sovereignty and integrity of the nation. भारत की, देश की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में यदि होगा तो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। आप भाषण दे रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरा ये होगा। नाउ व्हाट आर यू सेइंग? दिस इज माय फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट द गवर्नमेंट विल से नो नो, you have a right of freedom of speech and expression under Article 19 clause A सब clause A में। नो डाउट आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन आप 19 क्लॉज 2 में जो रेस्ट्रिक्शंस है उनको मत भूलिए। उनमें एक ग्राउंड है सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी, एस एंड आई। इसके बेस पर टू प्रोटेक्ट द सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी वी कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस अपॉन योर फ्रीडम। लेकिन रेस्ट्रिक्शंस कैसी होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू दिस रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, युक्ति युक्त निर्बंधन होने चाहिए। अब व्हाट इज द युक्ति युक्त? रीजनेबल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने क्या वर्ड यूज कर दिया? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। एंड व्हाट आर रीजनेबल? दैट विल बी डिसाइडेड बाय व्हाट? बाय द कोर्ट। कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है या नहीं है। तो वहां पर कहीं ना कहीं जो पुलिस पावर की डॉक्ट्राइन है वो पार्शली हम लोग उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली जो एक्यूरेट पोजीशन ये है कि जस्ट ऑन द फॉर द बेसिस ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रीजनेबल, वर्ड रीजनेबल, वहां पर भले ही संविधान में सब कुछ लिखा हो साफ साफ, लेकिन रीजनेबल शब्द की व्याख्या करने के चक्कर में ये पावर हमारे पास आ जाती है कि क्या रीजनेबल है और क्या नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि इंडिया में जो डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर है वो पार्शली इंपोर्ट की गई है। तो इन प्रिंसिपल लागू नहीं होती है, सिद्धांततः वो लागू नहीं होती है भारत में, लेकिन प्रैक्टिकली फॉर द पर्पज बिकॉज ऑफ द वर्ड रीजनेबल we can say this is partially imported or partially used in India as well. Please let me know आपको बात समझ में आई या नहीं आई। This is what, ये लाइन पढ़ लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। What constitute reasonable restriction? Reasonable restrictions क्या होगी? Is again a matter to be decided by the court. Court will decide what is reasonable restriction in each case. In that case, in that way, Indian Constitution partially imports the American doctrine. मैंने समझा दिया, मैंने आपको पढ़ करके भी दिखा दिया इसमें, ताकि कई बार क्या होते हैं पढ़ करके भी चीजें समझ में आती हैं। तो दिस वाज द टॉपिक ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर ऑफ द स्टेट। आई बिलीव कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसकी जितनी भी जनरल अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपको उतनी कर ली आपने, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है। मैं यहां पर आपको ये जरूर समझाना चाहूंगा कि एक बात आप कभी नहीं भूलेंगे कि आपको जज बनना है। आपको क्या बनना है? आपको बनना है जज। आपको क्या नहीं बनने का प्रयास करना है? विद्वान बनने का कोई प्रयास नहीं करना है, कोई इच्छा नहीं पालनी है कि आपको संविधान का विशेषज्ञ बनना है, आपको किसी भी कानून का विशेषज्ञ बनना है, क्योंकि वो तो बन नहीं पाओगे, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। अभी आपका काम सिर्फ ये है, हमें प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, हमें मेंस क्वालिफाई करना है। उस तरीके से एक स्ट्रेटजी बना के पढ़ना पड़ता है, अपने को लिमिट करना पड़ता है कि मुझे बहुत गहरे में नहीं उतरना है। मजा आ रहा है लेकिन मजे लेने के लिए नहीं पढ़ना है। मेरा काम क्या है कि प्रीलिम्स में मेरे क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, बस यहां से मेरा काम हो जाना चाहिए। चलिए, वी कम टू द नाउ नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज फॉर द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स।
what is this? Whether fundamental rights can be suspended or not, this is the question, also important for your prelims and also for the mains, दोनों के लिए important है ये। कहाँ से क्वेश्चन आएंगे मैं समझा दूंगा। यस, फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस, अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। इसके लिए हमें पढ़ने पड़ते हैं 2 आर्टिकल। नंबर 1 आर्टिकल है आर्टिकल 358 है, एंड देयर आफ्टर वी हैव टू स्टडी आर्टिकल 359। These 2 articles 358 and article 359 provide for the suspension of the fundamental rights. So these 2 articles, article 358 and 359 provide for the suspension of fundamental rights in a different way। वो आपको समझना है कैसे है, समझाया तुम देखिए। ये प्रीलिम्स में आएगा 358 359, कैसे समझिए। This is what article 358, it says that when proclamation of emergency is there, proclamation of emergency under article 352, the freedoms guaranteed by article 19 are automatically suspended before prelims। इतनी सी बात है बस कि आर्टिकल 352 में जब इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज नाउ डिक्लेयर्ड। कौन से आर्टिकल में की गई है? 352 में प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कही। अगर आप जाएंगे आर्टिकल 366 में, आई थिंक दिस इज 18, वो आर्टिकल 366 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट डील्स विद द डेफिनेशन पार्ट, कि डेफिनेशन कहां से आएंगी, डेफिनेशन है। तो वहां पर आप देखेंगे इमरजेंसी का मतलब ही यही है। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का मतलब है इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। अदरवाइज इमरजेंसी 356 में भी होती है, 360 में भी होती है। 352, 356 एंड 360 आर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर 3 काइंड्स ऑफ इमरजेंसीज, है कि नहीं है। लेकिन इमरजेंसी की जो डेफिनेशन है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की डेफिनेशन है, दैट इज व्हाट इमरजेंसी रिलेटेड टू 352, नॉट रिलेटेड टू 356 और 360। ये बात ध्यान रखना। तो जब कभी भी इन जनरल प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की बात आ जाए तो वी आर टॉकिंग अबाउट द 352 एंड नॉट विद अदर्स। यस, समझ में आई नहीं बात, बताइए। तो दिस आर्टिकल 358 सेज दैट व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 352, तो आर्टिकल 19 की जो फ्रीडम्स हैं, फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। बस ये ध्यान रखना है आपने। The word key word is what? The automatically means president needs not to make any special order for suspension of the fundamental right। राष्ट्रपति महोदय को आपके मूल अधिकारों को सस्पेंड करने के लिए कोई विशेष आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो 19 की फ्रीडम्स हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती हैं। कब होती हैं? जब 352 की इमरजेंसी की घोषणा होती है। ये बात कहां लिखी है? ये बात लिखी है 358 में। प्लीज लेट मी नो आपको बात समझ में आई नहीं। कम ऑन एवरीवन। एंड देन कम्स आर्टिकल 359। इट सेज कि प्रेसिडेंट कैन मेक ए स्पेशल ऑर्डर, और वो स्पेशल मेंशनिंग करेंगे उसमें कि विच ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग सस्पेंडेड। कौन कौन से मूल अधिकार हैं जिनको सस्पेंड किया जा रहा है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। यहीं से क्वेश्चन आता है P4 प्रीलिम्स कि कौन से मूल अधिकार हैं जो कभी सस्पेंड नहीं होते हैं। वो है 20 और 21, और जो 20 और 21 को छोड़ दीजिए, अगर उनको 20 जो अदर फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड करना है तो उसके लिए प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है आर्टिकल 359 कि प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड अदर फंडामेंटल राइट्स मींस अदर देन 2021 बाय ए स्पेशल ऑर्डर। दिस इज गिवन वेयर अंडर आर्टिकल 359। ठीक है, तो अंडर आर्टिकल 359 प्रेसिडेंट में मेंशन इन हिज ऑर्डर द राइट्स हुज एनफोर्समेंट इज टू बी सस्पेंडेड। कौन कौन से अधिकारों को सस्पेंड किया जा रहा है? प्रेसिडेंट विल मेंशन इन हिज ऑर्डर। अपने आदेश में इस बात को वो लिखेंगे
तो 358 में राइट्स conferred under Article 19 are automatically suspended, ये ध्यान रखना। 359 में ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट से सस्पेंड होंगे एंड प्रेसिडेंट विल मेंशन द राइट्स टू बी सस्पेंडेड एंड 20 एंड 21 विल नेवर बी सस्पेंडेड। ये है अंतर इसमें। तो इतनी बात आप यहाँ पर ध्यान रखना। 20-21 कभी सस्पेंड नहीं होंगे। 359 में करना होगा तो उनको अलग से ऑर्डर निकालना पड़ेगा, और ये जो है 19 में है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती हैं जब 352 की इमरजेंसी की घोषणा होती है। तो प्लीज लेट मी नो आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई। अब समझ में आ गया अच्छी तरीके से? तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको लेक्चर सीरीज पसंद आई होगी। फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हमने समझा मीनिंग, हमने समझा उनका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, हमने समझा पर्पज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, हमने समझे उनके इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड जो जुडिशियल ट्रेंड्स हैं वो हम सब लोग समझ चुके हैं। तो इनको अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिएगा, और अगर आपको ये लेक्चर सीरीज समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ हर वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स